नहीं। शीतल जी, सबसे पहले बताइए कि आज जो मतदान हुआ, जो आपने यात्रा की शुरू से अंत तक, उसमें क्या कुछ देखा आपने, ना आपने क्या महसूस किया और क्या लगा? देखिए, आज जो मतदान था ये वो राउंड है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र में जैसा आपने बताया, इसके अलावा एक और इसमें विशेषता है इस राउंड में कि अब तक जहां जहां वोट पड़े थे उसमें पहले राउंड को कहा गया कि वो जो हम लोगों के मतलब पत्रकारिता के एक हिस्से की भाषा है जो कि बड़ी ही विद्रूप है, लेकिन वही है सच, वो जाट लैंड में हुआ था। तो वो गन्ना किसानों की बेल्ट है, लेकिन वो उसको उन्होंने जाट समुदाय से उसको अलंकृत कर रखा है। दूसरा क्षेत्र जो था उसमें उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हुआ, तो उसको वो जो उनका जो मीडिया में सोशल मीडिया वगैरह में ट्रोल आर्मी है वो उसको पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहता था। तीसरा जहां हुआ तो उन्होंने कहा यादव लैंड में हुआ है, यादव बेल्ट, और उसको यादव नाम से कर दिया। और चौथे में उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। चौथा जो इलाका है उसमें करीब 37 सीटों पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव है, जो अगर जातियों के प्रभाव के लिहाज से देखें। उसके बाद फिर लोधी समाज आता है, करीब 17 सीटों पर उसका प्रभाव है। 16 सीटों पर कुर्मी जाति के लोगों का प्रभाव है, और इस तरह से वो नीचे आंकड़ा घटता चला आता है। तो ये वो इलाका था जहां पर भारतीय, इसीलिए इसी इलाके में और टैनी साहब को जो मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया लेकिन घर में रखा गया, वो इसीलिए कि उससे एक प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़े हिस्से में जो समाज का आप कहते हैं नेतृत्व करने वाली जो जाति है वो ब्राह्मण जाति है। तो ये एक सच्चाई है उसकी, लेकिन इसको किसी ने ब्राह्मण लैंड नहीं कहा, लकीली। खैर, तो ये हुआ। दूसरे इसमें जो पिछड़ी जाति या अन्य जातियां जो हैं, जो यहाँ की प्रमुख आप कह सकते हैं, उसमें दलित जातियों में पासी जाति के लोग हैं और पिछड़ी जातियों में लोध और कुर्मी है, जो दोनों बीजेपी को अब तक वोट करते रहे। और पासी जाति में भी जो सबसे बड़े उसके नेता हैं उनको अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, लखनऊ के पास के ही है, बाहर लखनऊ की पेरीफेरी से ही एमपी हैं, कौशल किशोर। वो लेफ्ट से शुरू होकर अब राइट तक पहुंच गए हैं। तो उनको और उनके परिवार के बहुत सारे लोगों को टिकट वगैरह से संयोजित किया गया है। तो ये माना जाता है कि वो पासी समाज में वो सबसे बड़े नेता है, तो उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया। हालांकि इसके पहले उनके और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के बीच में काफी वाद विवाद था। तो इसलिए इस चरण में जब मतदान हुआ तो सबको ये, सभी सेफोलॉजी करने वाले, सर्वेक्षण करने वाले और सभी ये मान रहे थे कि इसमें बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ मौजूद मिलेगी। और जिन दो जिलों पर सबसे ज्यादा नजर थी कि जिनमें तो मिलेगी ही मिलेगी, वो थे हरदोई और उन्नाव। उन्नाव वो जिला है, आप जानते ही होंगे, जब ये सरकार बनी थी उस सेंगर कांड हुआ था, सेंगर साहब जेल में है, आजन्म कारावास हुआ है, इस वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और उसके बाद वहां बाई इलेक्शन हुआ, जिसको बाई इलेक्शन को भी आसानी से भाजपा ने जीत लिया था। और दूसरे जिले में एक सज्जन है नरेश अग्रवाल, जिला लगभग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो नरेश अग्रवाल ने कई दल बदले हैं और इस समय वो भाजपा में, बहुत समय तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, पहले कांग्रेस के थे, और एक बार वो आधी रात के मुख्यमंत्री जब जगदम्बिका पाल बने थे तब भी उनकी भूमिका थी। तो एक अलग तरह की शख्सियत है और उस जिले में उनका बहुत असर है, और ये माना जा रहा था कि वो असर कायम है, इसलिए उस जिले से तो ज्यादातर सीटें भाजपा की आएंगी। तो हम लोगों ने टारगेट किया था, क्योंकि दिल्ली से आए हुए पत्रकारों के ज्यादातर जत्थे लखीमपुर पहुंच गए थे, वो टेनी जी के क्षेत्र में देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तो लेकिन हम लोगों ने इसके सामाजिक और इस तरह के वर्गीकरण को समझ के उन्नाव और इसमें हरदोई को टारगेट किया था। आज वहां मैंने इन दोनों जातियों को परीक्षण किया। सवर्ण जातियों में मैं जानता हूं कि उनमें एक प्रेम है भाजपा को लेकर, तर्क भी है उनका, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं अगर उनमें कुछ बदलाव हो रहा है और दलित जातियों में कुछ बदलाव हो रहा है उनकी रुचि में, राजनीतिक रुचि में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने पाया कि इन दोनों जगहों में, कुर्मी में और पासी समाज में, भाजपा से अरुचि बड़े हिस्से में और समाजवादी पार्टी के प्रति रुचि, ये इन क्षेत्रों में मैंने पाई। और ये एक ऐसी बात है जो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है।
फिर मेरे संपर्क में बांदा से, फतेहपुर से, खुद उन्नाव से, सीतापुर से, लखीमपुर से, पीलीभीत से बहुत सारे लोग फोन पर संपर्क में थे। कुछ लोग हमारे कार्यक्रमों में भी आए। तो जहां जहां हमने बात की, लगभग सभी जिलों में हम ये पा रहे हैं कि कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि इनमें से किसी भी जिले में भाजपा ने स्वीप किया हो। फतेहपुर से मैं सोचता था उनकी बड़ी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन फतेहपुर से एक पत्रकार और एक समय में बीएसपी के उम्मीदवार रहे व्यक्ति ने, वो अपना नाम नहीं देना चाहते, बहुत सारे कारण है उत्तर प्रदेश में, ये डर का तो अजीब सा माहौल है। तो खैर उन्होंने कहा कि 6 की 6 सीटें फंसी हुई हैं और मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि किसमें कौन जीत रहा है। शीतल जी, जब आप ये कह बन गया है उत्तर प्रदेश। शीतल जी, जब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा स्वीप नहीं कर रही है, तो क्या भाजपा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीत रही है? मतलब पिछली बार 59 में से 51 सीटें जीती थी, तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस तो रिपीट नहीं होता है, वो बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही वो परफॉर्मेंस रिपीट होगा। लेकिन अगर उसमें 59 में से अगर 40 सीटें भी जीतते तो भी अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स उसमें जीत लेंगे। वो संभव नहीं दिख रहा है, वो संभव नहीं दिख रहा है कि 40 सीटें वो इस बार इस क्षेत्र में जीत रही है। और इसलिए ये बात आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी सीटें न जीत पाए और कहीं आधा आधा न हो जाए मामला, या सपा कुछ ज्यादा ही न पा रही हो। चूंकि देखिए उसके पास जो वोट था, अगर हम 17 का आंकड़ा लें तो 40% के आसपास था। अगर उसमें से कुर्मी समाज और पासी समाज, तो मैंने चेक किया, बहुत सारा जो मैंने नहीं चेक किया है, अगर उनमें कुछ छीजन हो रही है तो ये काफी बड़ी ये संख्या में लोग, और वो छीजन होके किसके पास जा रही है? जो उनके मेन अपोनेंट है यानी सपा के पास। तो एक और घट रहा है और एक और बढ़ रहा है। उस सूरत में उलटफेर हो सकता है। तो इसलिए कोई भी किसी जगह से ये कह पाने की स्थिति में नहीं था कि दरअसल हो क्या रहा है। ठीक है, ये समस्या है। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।